जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम मनीष है और आज हम बात करने वाले हैं एमसीए सीरीज़ के बारे में। ये हमारी सीरीज़ कहीं ना कहीं मिडिल क्लास आदमी और औरत की सीरीज़ है, जिसमें उन्होंने कहीं ना कहीं अपने स्टार्टअप्स या बिज़नेस को ऑप्ट किया और आज अब एक सक्सेसफुल बिज़नेस के साथ साथ वो काफ़ी सारे काम कर रहे हैं या वो अपना बिज़नेस कैसे चला पा रहे हैं। मिडिल क्लास की सीरीज़ इसलिए लानी ज़रूरी थी बिकॉज़ मिडिल क्लास से उम्मीद की जाती है कि वो केवल अमीर और गरीब के बीच में फंसकर उनकी फ़ाइलों को ही देखें। उनसे कभी कोई उम्मीद नहीं करता कि वो अपना बिज़नेस भी कर सकते हैं या वो उस काबिल भी बन सकते हैं जहाँ पर उनको किसी पर आश्रित होने की ज़रूरत नहीं है, चाहे लाइफ में कैसे भी पल आ जाए। तो ऐसी ही कहानी लेकर हम आए हैं विभू पांडे जी की, जो कि एक युवा हैं और पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने अपने बिजनेस पर भी ध्यान दिया और अपनी इनकम जनरेट करते हैं। हमें क्या सीखना चाहिए और क्यों सीखना चाहिए उनसे, चलिए जानते हैं उनके एक्सपीरियंस से। आपकी एज के ग्रुप के जो बच्चे हैं वो करियर पाथ जो लेना प्रॉपर सोच के लें, चाहे वो कुछ भी लें, चाहे वो एग्रीकल्चर का लें, चाहे वो अपना आईटी का लें, चाहे वो कोई भी इंडस्ट्री चूज़ करते हैं, वो प्रॉपर वे में। ट्रू। क्योंकि जो नॉर्मली हम लोग एजुकेशन लेते हैं ना 16-17 सालों में, वो एजुकेशन 90% कहीं ना कहीं हमारे लिए काम की नहीं होती है। ठीक है। अगर हमें एग्जैक्टली। लाइफ लाइफ में आगे बढ़ना है या अपनी लाइफ स्किल से रिलेटेड हो या स्टार्टअप से रिलेटेड हो या कोई भी बिजनेस से रिलेटेड हो, मतलब वो हमारे काम नहीं बिल्कुल। आती अनटिल अनलेस वो एजुकेशन हमारी, हम लोग एजुकेशन लाइन में ही नहीं जा रहे ना, तब तक वो हमारे काम नहीं आती। टू बी वेरी बिल्कुल। फ्रैंक, मैं प्रोफेसर बनने जा रहा हूँ, टीचर बनने जा रहा हूँ या कोचिंग सेंटर्स में जा रहा हूँ, तब तक मेरे लिए वो पढ़ाई काम नहीं आती। तो इसी वजह बिल्कुल। से ना ये ज़रूरी था मेरे लिए कि हम्म, डिस्कशन करना उस युवा वर्ग से जो बिल्कुल। कहीं ना बिल्कुल। अपने काम में काम के साथ साथ, पढ़ाई के साथ साथ या किसी नौकरी के साथ साथ कुछ ना कुछ स्टार्ट कर बिल्कुल। रहा है और उसकी इनकम बिल्कुल। उसमें जनरेट कैसे हो सकती है, फर्दर वो क्या गाइड कर सकता है दूसरी फैमिलीज़ को जो मिडिल क्लास में बिलोंग करती है। जैसा मेरा बिल्कुल। तुम्हारे से पहले भी डिस्कशन हुआ है, मिडिल क्लास फैमिली कहीं ना कहीं कोई इसके बारे में नहीं सोचता। ना सरकार सोचती है, ना अमीर आदमी सोचता है, ना गरीब आदमी सोचता है। सरकार अगर सोचती है तो केवल वो रिच फैमिली के लिए सोचती है या अमीर परिवार, अमीर वर्ग के लिए सोचती है, या फिर वो गरीब परिवार के लिए गरीब के सोचती है। लिए गरीब के लिए सोचते हमारे हैं। लिए कोई बिल्कुल। नहीं सोचता। पिछले 2 सालों से हम हम्म, लोग कोविड से लड़ रहे हैं। पिछले साल भी लड़े, इस हम्म, साल भी लड़े। सबसे ज़्यादा बिल्कुल। जॉब गँवाने वाले कौन लोग हैं? मिडिल क्लास। मिडिल क्लास। किसी को भी वो नहीं मालूम कि सब लोगों को लगता है कि लेबर क्लास ने काफ़ी सफ़र किया है, नो डाउट किया है, लेकिन उनकी मदद करने के लिए सब एनजीओज़ भी आई हैं आगे, सरकार भी आए हैं, आप और मेरी तरह आम आदमी भी आया है। लेकिन हमारी मदद बिल्कुल। करने के लिए कौन आया? हम भी तो कहीं न कहीं, इनकम नहीं थी हमारे पास, बच्चों की स्कूल की फ़ीस भी हम्म, देनी है, खाना भी देना है, बिल्कुल। या फिर कुछ बिल्कुल। और चीज़ें, घर के रेंट हैं या कुछ और खर्चे हैं, वो भी तो बिल्कुल। देना है। लेकिन हमारे लिए कोई मदद नहीं आई आज तक। बिल्कुल। तो हमें खुद ही अपने पाँव पे कैसे खड़े होना है, जॉब के साथ-साथ हमें उस बेस को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाना है, ताकि अगर जॉब ना रहे इन फ्यूचर, तो हम लोग तब भी अपनी जीविका चला सकें। तो इससे बेस्ट बिल्कुल। एग्ज़ाम्पल मुझे, आपसे बेस्ट एग्ज़ाम्पल कोई नहीं लगता, क्योंकि तुम कहीं न कहीं एजुकेशन के साथ-साथ इस पे भी ध्यान देते हो। तो बिल्कुल। पहले तो मैं यही जानना चाहता हूँ कि हम लोग जो अपने फ्रेंड्स हैं, उनको क्या बता सकते हैं आपके बारे में कि आप करते क्या हैं? अगर मैं जॉब के अलावा बात करूँ या बिज़नेस के अलावा बात करूँ या कुछ और जो चीज़ें जो अर्निंग से रिलेटेड ना हो, आप ऐसे अपनी पर्सनल लाइफ़ में क्या करते हैं? सर एक्चुअली मैं अब सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहा हूँ ओके, फ्रॉम लास्ट 4 इयर्स। ओके, और ऐसा था कि इसके अपार्ट फादर से मैंने बहुत चीज़ें सीखी हैं एग्रीकल्चर को लेके, क्योंकि वो शुरू से एग्रीकल्चर से बहुत जुड़े रहे, बहुत ज़्यादा। इनफैक्ट इतने बिजी स्केड्यूल होने के बाद भी गवर्नमेंट जॉब में वो छोड़ नहीं सकते थे, लेकिन मैं सोचता था ये कैसे मैनेज कर रहे हैं इतना बड़ा एग्रीकल्चर सिस्टम। लेकिन बिल्कुल, उनसे चीज़ें बहुत कुछ सीखने को मिली कि आप जॉब में रहते हुए भी या आप जो भी पर्सनल लाइफ में कर रहे हैं, इधर यू आर प्रिपेयरिंग, यू कैन मैनेज एग्रीकल्चर। क्योंकि वो आपको कुछ तो नहीं, लेकिन इतना है कि जीने खाने का तो देगा साल भर में। बिल्कुल, और 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 अब जितनी अच्छी-अच्छी टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं, जितने अच्छे-अच्छे सीड्स हमें अवेलेबल हैं, यू विल नॉट बिलीव। जब मैं दिल्ली में पढ़ता था, अपनी कोचिंग करता था, तो पापा मुझसे बोलते थे तुम मुझसे बस छोटी-सी हेल्प कर दो। तो मैं पूसा जाता था, पूसा पटेल नगर के पास, और वहाँ से सीड्स खरीदता था और पापा को कोरियर कर देता था। अग्री, तो पूसा की सीड्स मैं अपने गाँव में ले गया, मतलब नियर अयोध्या, इन गोंडा एक्चुअली। और अग्री, वहाँ पे वो उसका प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छा हुआ, तो लोग, तो वहाँ पे अवेयरनेस हुई, लोगों ने पूछा ये सीड्स कहाँ से आई, इतना अच्छा प्रोडक्शन कैसे है। अग्री, तो
फिर पापा ने बताया कि पूसा की सीड्स हैं, यहाँ नहीं मिलती हैं, लेकिन आप लोग भी इसको ट्राई करिए। ब्लैक राइस वॉज वन एग्जांपल जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ब्लैक राइस हमने ट्राई किया सीड्स मंगा के नॉर्थ ईस्ट से। अच्छा प्रोडक्शन हुआ, लोगों को भी पता चला इसके बारे में, फिर और लोगों ने ट्राई किया। तो द थिंग इज़ कि अगर यूनिटी बना के और अवेयरनेस के साथ एग्रीकल्चर किया जाए तो मुझे लगता है कि बहुत प्रॉफिट है। अपनी पर्सनल लाइफ के साथ आप मैनेज कर सकते हैं इसको, ओके नो डाउट इन दैट। ओके मैं बताता चलूँ कि मेरी भी जो मुलाकात आपसे हुई थी वो भी पूसा के अंदर ही हुई थी, एक एग्जीबिशन में थे बिल्कुल आप। और बिल्कुल बिल्कुल मैंने वो एनर्जी देखी थी एक्चुअली, उस युवा की एनर्जी देखी थी जो युवा लोगों से हंसते हुए मिल रहा था, उनको इंट्रोड्यूस कर रहा था, बता रहा था उस ब्लैक राइस से रिलेटेड चीज़ों के बारे में। बिल्कुल और बिल्कुल कहीं ना कहीं मैंने भी आपसे फिर आपका कांटेक्ट लिया फर्दर, हमारी जो भी विचार रहे, बट मैं काफ़ी उस ऊर्जा से युवा वर्ग अगर सचमुच काम करे ना तो उसको हमेशा पॉजिटिव या फिर कह लें रिजल्ट ओरिएंटेड मिलता बिल्कुल है टारगेट, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल और वो अगर अपने पाथ में आगे बढ़ता है तो उसको निराश नहीं होना, वही एनर्जी दिखानी है जो एनर्जी वो पढ़ाई के टाइम पे दिखा रहे हैं या बिल्कुल स्पोर्ट्स में दिखा रहे हैं या वो अपनी जॉब में दिखा बिल्कुल रहे हैं। अगर बिल्कुल करते हैं तो साइड बाय साइड वो इनकम जनरेट कर सकते हैं। यू आर वन ऑफ द बिल्कुल एग्जाम्पल। बिल्कुल बिल्कुल अगर मैं बात करूं अपने युवा पीढ़ी के लिए कि नॉर्मली एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के अंदर उनको क्या चीज़ें सोचना है, मतलब क्या चीज़ें उनको लगता है कि हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए, तो इन सब चीज़ों पे ध्यान ज़रूर देना चाहिए। आप कैसे गाइड करोगे अगर मैं बेसिक चीज़ों सर के बारे में बात सब करूँ जो कि किताबों में ना दिखे हाँ, हम लोग को? सर बेसिक नेसेसिटी ये है कि एग्रीकल्चर की जो सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम मैंने अपने एरिया में देखी है, लोग लोग एक कुछ नया नहीं करना चाहते हैं। जैसे कि पुराना चल रहा है, मतलब अगर गन्ने की खेती कर रहे हैं, गन्ने में बिज़ी हैं, तम्बाकू कर रहे हैं तो तम्बाकू टोबैको कल्चर में ही बिज़ी हैं, व्हीट बिल्कुल। में बिज़ी हैं, राइस में बिज़ी हैं। दे आर नॉट ट्राइंग समथिंग न्यू। हम लोग थोड़ा-सा एक्सपेरिमेंट करना है एग्रीकल्चर में। क्योंकि अब इतनी अच्छी टेक्नोलॉजीज़ हैं, सीड्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, हर्बिसाइड्स हैं कि कोई भी फसल कहीं भी हो सकती है, अगर उसे प्रॉपर प्लानिंग के साथ एग्ज़ीक्यूट करें। जैसे आई एम गिविंग एन एग्जांपल, 3 साल पहले हमने अरबी की खेती करी थी। ओके। तो गाँव वालों ने बोला कि अरबी नहीं सक्सेसफुल होगा और प्रॉफिट नहीं मिलेगा एंड ऑल। एंड ओवरऑल हमने बहुत लार्ज स्केल पे अरबी बोई और करीब 40,000 रुपये हमारा इनपुट कॉस्ट था। और अरबी का रेट टचवुड बहुत अच्छा हो गया था और हमने 1,20,000 में अरबी बेची। ओके, 3 टाइम्स तो ऑफ इट। मेरा कहने का मतलब है कि 3 टाइम्स प्रॉफिट, 80,000 हमको प्रॉफिट मिला। दो एक गलती फिर दोबारा हुई कि हमने अगले साल दोबारा उसको करने की कोशिश करी, लेकिन फसल उतनी अच्छी नहीं हुई। तो फिर उसमें मैंने ये चीज़ बोला कि चेंज ऑफ क्रॉप करना ज़रूरी है। आप क्रॉप रोटेशन करो, अगर एक ही क्रॉप बार बार करोगे नहीं होगा। दूसरी चीज़ मार्केटिंग अच्छी होनी चाहिए। हमने अरबी इसलिए अच्छी बेची क्योंकि हमने मंडी में जाके लोगों को कांटेक्ट किया कि कोई एक ऐसा व्यापारी मिले जो पूरी अरबी साथ में खरीद ले, फुटकर में नहीं बेचना है। तो मतलब जो इतने नए लोग हैं, उनसे मेरा कहने का मतलब है, आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं बेसिक, आप इकोनॉमिक्स को एग्रीकल्चर में लेकर आइए, एग्री इकोनॉमिक्स बनाइए, मार्केटिंग लाइए, ब्रांडिंग लाइए। वेरी आप ये नहीं कि आप अपने गांव में फसल बोई और द्वार पे ही सोचा कि यहीं पर बेच दें, आपको बाहर निकलना पड़ेगा। बिल्कुल। सर अगर आपको प्रॉफिट चाहिए और आपको अगर बायर्स चाहिए, सेलर्स चाहिए, तो आपको मार्केट में ढूंढना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम है, जैसे गवर्नमेंट ने भी ई नैम ई मंडी लॉन्च करा, लेकिन प्रॉब्लम अभी है कि गांव के बहुत लोग मोबाइल नहीं चला पाते हैं, उसका रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल। लेकिन उसकी भी सुविधा अब धीरे धीरे गवर्नमेंट दे रही है, सीएससी सेंटर्स आ गए हैं। दूसरा एक मैं चीज़ आपको बताऊं जो बहुत बेसिक प्रॉब्लम है, जैसे वीट का एग्रीकल्चर है, राइस का है। मान लीजिए वीट का एमएसपी इस साल गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया 1975 पर गांव में क्या होता है, लोग अपना वीट अपने ही फील्ड से लाते हैं घर पे और 1400 या 1500 रुपये में किसी मीडिएटर को और या बनिए को बेच देते हैं, किसी बीच के मिडिल मैन को बेच देते हैं, जस्ट बिकॉज कि उनको रजिस्ट्रेशन ना कराना पड़े, ओके। उनको बैंक डिटेल्स और ये सब देने में थोड़ा सा झंझट लगता है। लेकिन मैंने अपने गांव में लोगों को टीच किया कि नहीं भैया, इससे डरो नहीं, तुम्हारा 400 रुपये पर कुंटल लॉस हो रहा है। हम लोग अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं और अपना एमएसपी पे जाते हैं, गवर्नमेंट सेंटर पे जो गवर्नमेंट क्रय केंद्र है वहाँ पे बेचते हैं और हमें अच्छा प्रॉफिट होता है। तो जब लोगों को लगा कि यार ये बंदा 400 रुपये प्रति कुंटल रजिस्ट्रेशन करके खाली बेच दे रहा है और हमारा लॉस हो रहा है, तो लोगों ने भी करना स्टार्ट किया। तो
मुझे लगता है कि जब नए लोग एग्रीकल्चर में आएंगे तो उन्हें ये प्रॉब्लम तो है नहीं, मोबाइल चलाना हर कोई जानता है। बिल्कुल। आप जब गवर्नमेंट बोल रही है कि आप एमएसपी रेट पे जाके बेचो, कोई होता है उसके ग्रेवियंस। दूसरा चीज़, किसानों को ये नहीं पता है कि किसी की शिकायत कैसे करनी है, हुँ। शिकायत कहाँ लेकर जाएँ। लेकिन नए लोग जब आएँगे तो उन्हें सब चीज़ें पता है कि सिस्टम से लड़ना कैसे है। तो नॉर्मली मैं यही चीज़ यहाँ पे मेंशन करूँगा कि जब जागरूकता बढ़ती है और शिक्षा के साथ आप शिक्षा को बिल्कुल। यूटिलाइजेशन या नई टेक्नोलॉजी की हुँ, यूटिलाइजेशन किस तरीके हुँ, से उस पुराने परंपरागत खेती के साथ कर सकते हैं, बिल्कुल, तभी बिल्कुल। जाकर आपको प्रॉफ़िट होता है या फिर हुँ, आप प्रॉफ़िट की उम्मीद करते हैं। अगर बिल्कुल। आपको नहीं मालूम कोई चीज़ तो आप उसमें सीखने का हुनर रखें। हुँ, सीखें ज़रूर और सीख कर हुँ, ही फिर चीज़ों को आगे लेकर हुँ, जाएँ। जैसा हुँ, हुँ, विभू ने अभी स्टार्ट किया कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, काफ़ी लोगों को बताया हुँ, कि किस हुँ। तरीके से वो आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल। मैं कह रहा हूँ कि सर, दुनिया की हर एक जॉब में रिस्क है, रिस्क फैक्टर है। एग्रीकल्चर में भी रिस्क है, लेकिन एग्रीकल्चर में जो रिस्क है वो बहुत मिनिमल है। आपको खाने भर का लैंड आपकी हुँ, दे देगी अनाज। मैं कहता हूँ, मान लीजिए अकाल अभी कोविड था, जिसके पास एग्रीकल्चर लैंड था, एग्रीकल्चर लैंड है तो ऑब्वियस सी बात है, आप छोटा-सा फार्म हाउस तो बना के रखोगे वहाँ पे। बिल्कुल। आपका गेहूँ पैदा हो रहा है, राइस पैदा हो रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है मार्केट में, लेकिन आप दाल-चावल बना के खा सकते हो साल भर। और हुँ, किसी किसान को खाने की कोई दिक्कत गाँव में नहीं हुई। मिडल क्लास को हो सकती थी, जनरल स्टोर बंद है, लॉकडाउन लगा है। किसान को हुँ, लॉकडाउन से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, मैंने नहीं, देखा। उसके पास व्हीट स्टोर है, राइस स्टोर है, पोटैटो स्टोर है, अनियन स्टोर है। वो आराम से कह रहा है हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बिल्कुल। दिक्कत कहाँ हुई? जिन जो नॉन एग्रीकल्चर वाले थे। हुँ, और सबसे बड़ी चीज़, दूसरी चीज़ ये है पापा के साथ जुड़ने का, कि अगर सब ऐसे सोचने लगेंगे एक दिन, एग्रीकल्चर खत्म हो जाएगा, कौन खेती करेगा? ऑब्वियसली। बाहर की एमएनसीज़ आके खेती करेंगी। और ऑलरेडी हम एक बार देख चुके हैं कि जब बाहर की एमएनसीज़ हावी होती है तो क्या होता है? कितने साल ब्रिटिश में गुज़ारे हैं हमने, इसीलिए। बिल्कुल। रीज़न यही है कि बिल्कुल, आपको एग्रीकल्चर इसलिए भी करना है क्योंकि आपको सर्वाइव करना है। मैं करना बंद कर दूँगा तो और जनरेशन कैसे खाएगी? जो श गुड़गाँव, दिल्ली वाले वो कैसे खाएँगे? बॉम्बे वाले कैसे खाएँगे? बिल्कुल, 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 बिल्कुल। अच्छा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा बेटा हुँ, आपसे कि नॉर्मली जब हम लोग किसी भी बिज़नेस को ऑप्ट करते हैं या स्टार्टअप को हुँ, ऑप्ट करते हैं, तो कहीं न हुँ। कहीं स्ट्रगल्स शुरुआती फ़ेज़ेज़ में देखे जाते हैं। बिल्कुल। आपके पिताजी मतलब आपके बचपन से ही आपके पिताजी कहीं न कहीं खेतों से भी जुड़े हैं, जॉब से भी जुड़े हुँ, हुए हैं, तो आप देख हुँ, रहे हैं वो परेशानियाँ। हुँ, तो वो परेशानियाँ क्या थी आपके पिताजी के लिए जो कि आपको कहीं न कहीं इन्वॉल्व कर रही थी कि नहीं मैं इसको बड़े होकर या अभी आपने इम्प्लीमेंट किया या आपने जब पापा का साथ देना स्टार्ट किया तो क्या आपने देखा वो परेशानी कि हाँ यार वो हुँ। परेशानी आज भी है या फिर आज की परेशानी डिफरेंट है? कोई ऐसी क्या परेशानी है जो स्ट्रगल है इस बिज़नेस के अंदर? सर, एग्रीकल्चर में सबसे बड़ा स्ट्रगल तो यही है कि अ, जो ग्राउंड लेवल पे जब आपकी क्रॉप जो आपका प्रोड्यूस है, हुँ, उसको बेचने का सबसे बड़ा स्ट्रगल आज की डेट में भी है किसान के लिए। बिल्कुल। दूसरा स्ट्रगल ट्रांसपोर्टेशन है। किसान मंडी इसलिए भी नहीं जाना चाहता बेचने या कहीं बाहर नहीं जाना चाहता क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत बड़ा हर्डल है जो मुझे लगा। तो तो उसका एक सॉल्यूशन जो हम लोग ने अपने गाँव में सोचा हुँ, हुँ। कि जितने भी किसान हैं, 15-20 किसान हैं, वो एक छोटा-छोटा पैसा फंड इकट्ठा करके ओके। एक छोटी-सी मतलब गाड़ी, जैसे आप कह सकते हैं कि जो आजकल आती है, ये छोटा हाथी जिसको हम लोग बोलते हैं, हुँ, इस टाइप की एक गाड़ी, कमर्शियल वाहन खरीद लें। और अमूमन गाड़ी चलाना तो आप लोग गाँव में किसान में कोई ना कोई जानता ही है। बिल्कुल। तो वो म्यूचुअली यूज़ कर सकते हैं मंडी जाने के लिए। मतलब आज तुम्हारा चला गया, कल को मेरा चला जाएगा, परसों तुम्हारा चला जाएगा। हुँ, तो हुँ, मैंने देखा कि ये चीज़ होनी बहुत अभी मार्केट में एग्री किसानों को टीच करनी। जैसे पंजाब एंड हरियाणा में तो ये प्रॉब्लम नहीं है, हुँ, बट यूपी ईस्ट में अभी ये प्रॉब्लम मेरे एरिया में बहुत बड़ा है। ट्रांसपोर्टेशन सबसे बड़ा प्रॉब्लम नंबर 1। ओके, सेकंड प्रॉब्लम इज़ लेबर। लेबर का कॉस्ट बढ़ रहा है। ओके। लेबर का कॉस्ट बढ़ रहा है, क्योंकि भाई लेबर भी कहता है कि मुझे अपना घर चलाना है, मैं इतने रुपए में काम नहीं करूँगा। लेकिन किसान कहता है मेरी तो आमदनी नहीं बढ़ी है अभी, मैं तुम्हें इतना कैसे दे दूँ? हुँ, तो हुँ, इस गैप को हमें कम करना है, मतलब कि लेबर की प्रॉब्लम पे गवर्नमेंट को थोड़ा-सा फ़ोकस करना चाहिए। और जहाँ तक है कि किसान की जब आय बढ़ेगी तो ऑब्वियसली कि लेबर की भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो मेन चीज़ है कि हमें कैसे इनकम जनरेट करनी है, इस पर मैंने थोड़ा-सा ध्यान देना शुरू किया। ओके। तीसरी चीज़ है टेक्नोलॉजी से जोड़ना। हुँ, मेरे यहाँ कन्वेंशनल, मतलब जब पापा या बाबा के टाइम खेती होती थी तो एकदम टेक्नोलॉजी थी लेकिन ये लोग यूज़ नहीं करते थे। और कुछ भी नहीं, मतलब अब एक एग्ज़ाम्पल है कि
ट्रैक्टर वाला है, उसके पास फ़ोन नहीं है, उसको एक लोग साइकिल से जा रहे हैं बुलाने, मैंने कहा दिस इज़ वेस्टेज ऑफ टाइम, बाय अ फ़ोन, गिव इट टू हिम, गरीब है कोई नहीं, आप 1000 का फ़ोन खरीद के उसको दे दो, कम से कम एक फ़ोन करोगे वो तो आएगा, टाइम तो बचेगा। बिल्कुल। तो टाइम बचाना है, तो और टाइम बचाओगे। और दूसरी चीज़ ये है कि आप, जैसे मैं यहाँ पे था तो पूसा से मैंने काफ़ी मैगज़ीन्स लेके हेल्प कराई पापा की कि ऐसी एग्रीकल्चर ये ट्राई आप कर सकते हो, ये नया बीज लॉन्च हुआ है। मैं वहाँ महीने 2 महीने में चला जाता था, वहाँ पे बोर्ड लगाए कि कौन से सीड्स नए लॉन्च हुए हैं। तो एक चौपाई टाइप की ऑर्गेनाइज़ करनी चाहिए गाँव में। जो भी शिक्षित किसान हैं, एजुकेशन वाले हैं, जो गूगल करके पढ़ सकते हैं, चीज़ों को बता सकते हैं किसानों को कि भैया ये नया बीज आया है, ये नई चीज़ है, ये पूसा बासमती का नया राइस है, इसको ट्राई करो। मुझे लगता है कि जब एजुकेशन से रिलेटेड या पढ़े लिखे किसान आएँगे या मेरे जैसे यंग जनरेशन इसमें इन्वॉल्व होंगे अपने, तो मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम धीरे-धीरे सॉल्व हो जाएगी, टेक्नोलॉजी गैप खत्म हो जाएगा। और इट्स नॉट अ बिग डील, आई एम रियली सेइंग कि मैं तो सिविल की प्रिपरेशन करके अगर ये कर सकता हूँ, जिसमें इतना पढ़ना है, तो कोई भी कर सकता है। आप प्राइवेट जॉब करो, आप एसेंचर में हो, आप टीसीएस में हो, कोई दिक्कत नहीं है। इफ़ यू आर अर्निंग मनी, आप थोड़ा पैसा म्यूचुअल फंड में डालते हो, थोड़ा पैसा एसआईपीज़ में डालते हो। मैं कहता हूँ थोड़ा-सा पैसा एग्रीकल्चर लैंड लेके इसमें डाल के देखो, अच्छा आउटपुट मिलेगा आपको, आपको सच में पर्सनल सैटिस्फैक्शन मिलेगा। जब आप बाज़ार से 5 किलो का गेहूँ खरीद के खाते हो और 5 किलो जब अपने खेत से निकलेगा ना, इन दोनों में फ़र्क है। कभी ऐसा मन में आया आपके लाइक कि नहीं यार मुझे मैं पढ़ाई में डिस्टर्ब हो रहा हूँ या फिर मुझे क्विट कर देना चाहिए, या पिताजी के आपके ये मेन बिजनेस ये आपके पिताजी का है, आप सपोर्ट कर रहे हैं उनके साइड पे और सपोर्ट करने की वजह से भी ये काफ़ी आगे गया है, नो डाउट, ये मैं जानता हूँ ये हकीकत में क्योंकि मैं आपसे मिला हूँ, सब कुछ मैंने आपका देखा है सब। जी, जी, जी। मैं यही जानना चाहता हूँ कि क्या कभी आपके पिताजी के मन में कभी आया कि यार इसको क्विट कर दो क्योंकि हम ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, ये प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं है, या आपके मन में आया हो कि नहीं पिताजी आप एक काम करते हैं, हम लोग इसको अब छोड़ देते हैं, ऐसा कभी हुआ? एक्चुअली जब लॉस होता है, जैसे किसी साल नेचुरल कैलेमिटी बारिश हो गई, पत्थर पड़ गए, कुछ हो गया, तो लॉस में किसान ये ज़रूर सोचता है, नो डाउट इन दैट। इसमें फ्रैंकली स्पीकिंग एक बार थॉट आता है कि यार ये बहुत झंझट है, बहुत लॉस हो गया। एक साल हमने पोटैटो की खेती करी थी एंड पोटैटो वाज 2 रुपीज़ केजी, तो लॉस हो गया, उसको गोदाम में भी नहीं रखवा सकते, कोल्ड स्टोरेज में नहीं दे सकते, रेट ही नहीं पड़ेगा और कितना कंज्यूम करें, फिर हमने दे दिया, गाँव में बाँट दिया, बहुत लॉस हुआ उसमें। लेकिन पोस्ट कोविड मेरी फैमिली के और मेरे फादर के थॉट बदल गए कि सब कुछ करना है लेकिन एग्रीकल्चर कभी नहीं छोड़ना है, क्योंकि कोविड ने ये ज़रूर सिखा दिया कि ये बिजनेस ये सब टेम्पररी है, लेकिन योर लैंड, योर एग्रीकल्चर लैंड इज़ परमानेंट बिजनेस। वही रीज़न था मेरा विभू आपसे बात करने का और लोगों तक ये बात पहुंचाने का, क्योंकि मैं तो एग्रीकल्चर फील्ड में हूँ पिछले 4 सालों से, मैं हर तरीके के लोगों से मिला हूँ, खासकर आपकी तरह युवा लोगों से काफ़ी ज़्यादा मैं मिला हूँ। लेकिन जब हम लोग लॉकडाउन में घरों के अंदर बंद थे ना, तो उस टाइम पे भी मैं खुश था क्योंकि मेरे घर में इनकम आ रही थी, ठीक है, बिल्कुल, और मैं डर नहीं रहा था। लेकिन जब मैं अपने दोस्तों से बात करता था या उन लोगों से बात करता था जो लोग या तो मेरे से आके पूछते थे कि इसमें कैसे आया जाए, या मेरी जॉब चली गई है, जाने वाली है, या मेरी सैलरी 1/3 हो गई है, 1/2 हो गई है, अब मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अगर मुझे जॉब से हाथ धोना पड़ेगा तो मैं सड़क पे आ जाऊंगा, मैं कैसे अपने लोन्स को क्लियर आउट करूंगा, मैं कैसे बच्चे पालूंगा, मैं कैसे घर में बुजुर्ग माता पिता हैं उनकी दवाइयाँ लेकर आऊँगा, या हर तरीके की परेशानियाँ उनके दिमाग में टेंशन की तरह घर कर रही थी। उनसे मैंने एक ही सवाल पूछा कि क्या काम कर सकते हो ऑफिस के काम के अलावा, तो उनका जवाब था कुछ नहीं। ना वो फावड़ा चला सकते थे अपनी जीविका करने के लिए, मैं उनको लैंड दे देता, करें जीविका, फावड़ा चलाना नहीं आता उनको। तो हमने वही मैंने कहा ना, हमारी जो शिक्षा पद्धति है वो कहीं ना कहीं उसमें बदलाव लाने की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत, और उस चीज़ों के ऊपर काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है जो चीज़ें हमें हमारी अर्निंग के लिए प्रेरित करें, हमारे हाथ के गुण को बढ़ाएं। चाहे वो फार्मिंग हो सकती है या कोई छोटा सा लघु उद्योग लगाने के लिए हाथ के अंदर कारीगरी वाला काम हो सकता है, हमें ज़रूर सीखना चाहिए। इसलिए तब से ही मैंने कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करूं, आप लोगों से मिलवाऊं, ताकि लोगों के अंदर ऊर्जा आए और ज़्यादा से ज़्यादा इन सब चीज़ों के ऊपर सोचें। अगर नहीं सोचते तो अब सोचना स्टार्ट करें, क्योंकि डिज़ास्टर चलो ठीक है अभी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा, आपको नहीं पता कि अगला पल क्या फिर से आएगा, कब डिज़ास्टर आएगा, कब रिसेशन आएगा, यू नेवर नो, कब मिडिल क्लास फैमिली फिर से
अपनी जॉब को लूज़ करेगी और फिर से सोचेगी अब मैं शुरुआत करता हूँ दोबारा से, लेकिन बिज़नेस लाइन में। तो सही टाइम जब चला जाता है तब शुरुआत करने से फ़ायदा नहीं। आपको सही वक्त पे ही, जब आप युवा हैं, आपकी जो युवा एज है वो आपकी 18 साल से स्टार्ट होती है कुछ करने के लिए, और वो 40-45 तक आप कर सकते हैं कुछ भी नया। उसके बाद बिल्कुल। करते हैं तो काफ़ी लेट हो जाता है, आपके अंदर वो ऊर्जा नहीं होती, वो फाइट बैक करने की क्षमता नहीं होती, या बिल्कुल। टेक्नोलॉजी को समझने की क्षमता नहीं होती। तो ये बिल्कुल। सही एज है हर एक उस नौजवान के लिए जो कुछ ना कुछ करना चाह रहे हैं, अपनी जॉब को ना छोड़कर, या अपने साइड बाय साइड कुछ इनकम जनरेट करना चाहते हैं, तो एक एग्रीकल्चर को एक अच्छा प्रॉस्पेक्ट ले सकते हैं। मैं आपसे पूछूं कि नॉर्मली इन फ्यूचर अगर इस हमारे डिस्कशन के बाद कोई आपसे मिलकर बात करना चाहता है, या आपके गांव के आसपास ही है जो आपकी हेल्प लेना चाहता है या गाइडेंस लेना चाहता है, तो किस तरीके से वो जुड़ सकता है? आप क्या गाइडेंस उनको देंगे, या अभी क्या दे सकते हैं आप गाइडेंस? वैसे आपने काफ़ी कुछ बोला है, लेकिन कुछ क्या नया? मैं मुझसे जुड़ने का तरीका तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल है। मैं अपनी मेल आईडी आपको बता दूँगा, और इनफैक्ट हमने एक सोसाइटी भी फॉर्म करी है, अशोका एग्रो ऑर्गेनिक्स के नाम से रजिस्टर्ड सोसाइटी है ओके, इन अवर अयोध्या। ओके, तो तो ऑब्वियसली कि उसके भी कॉन्टैक्ट वगैरह मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा, तो उससे आप गाइडेंस मुझसे, मुझे तो बहुत थोड़ा ही मालूम है, लेकिन ओके, हाँ, फादर से, मुझसे, किसी से भी ले सकते हैं आप जब भी चाहें। हुँ, दूसरी चीज़ मैं यही बोल के चाहूँगा कि जब भी एग्रीकल्चर बिज़नेस में घुसिएगा, तो ये सोच के नहीं घुसिएगा कि रातों-रात ज़िंदगी बदलने वाली है और अब मुझे तगड़ा प्रॉफ़िट होने वाला है, मैं ये कर दूँगा, मैं ये कर दूँगा, मैं इतने पैसे कर दूँगा। बजट बना के कभी एग्रीकल्चर में मत आइएगा, और एस्पिरेशंस लेके मत आइएगा। ये दोनों नहीं लेके आएँगे, एग्रीकल्चर आपको सब कुछ देगा। आपको प्रॉफ़िट देगा, धीरे-धीरे देगा, स्लो प्रॉफ़िट देगा, लेकिन परमानेंट होगा, वो आपका अपना होगा। उसपे कोई ए एक बहुत बड़ी चीज़ है, उसपे कोई टैक्स भी नहीं लगेगा। हुँ, सबसे बड़ी चीज़ है, आप कहीं और से पैसे कमाएँगे, आपका टीडीएस कटेगा। एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं लगता है, क्योंकि सरकार को भी पता है कि बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है उसके पीछे। बिल्कुल, बिल्कुल, हम लोग सिस्टम पे बैठ के दिन भर वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, प्रोग्राम चला सकते हैं, नो डाउट इन दैट, वो भी एक टफ़ काम है। लेकिन एग्रीकल्चर उससे कहीं ज़्यादा टफ़ है, क्योंकि कड़ी धूप में बिना किसी एसी पंखे के आपको पूरे दिन काम करना पड़ता है, या लेबर करता है या आप करवाते हैं, तो आप खड़े रहते हैं सुपरवाइज़री करने के लिए। तो वो सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, इसलिए कोई एस्पिरेशंस लेके कभी एग्रीकल्चर में मत घुसिएगा। एग्रीकल्चर आपको प्रॉफ़िट देगा। जैसे सर ने बोला कि लॉकडाउन में लोग सोच रहे थे कि क्या है, लेकिन उसी लॉकडाउन में मैंने 1 लाख रुपए का गन्ना बेचा। देख लीजिए। तो वो चीज़ है कि लोगों की जॉब जा रही थी, लेकिन मेरा मेरा 1 लाख का गन्ना बिका। मेहनत लगी, इनपुट लगा, लेकिन प्रॉफ़िट जब आया तो सुकून मिला कि चलो ठीक है, ये चीज़ अपनी है, लॉकडाउन में आई, वो बजट मिला, हुँ, तो वो चीज़ है। तो कभी बजट बना के और ये सब मत घुसिएगा, और ट्रस्ट करिएगा अपनी लैंड पे और एग्रीकल्चर पे, पक्का प्रॉफ़िट होगा। लॉस भी होगा तो लॉस तो आपकी जॉब में भी होता है सर। कितने साल आप जॉब करते हो, प्रमोशन नहीं मिलता, कभी सस्पेंड हो जाते हो, कभी कुछ हो जाते हैं, कभी बिल्कुल, पैसे कहीं चोरी हो जाते हैं, कुछ भी हो सकता है, तो लॉस तो हर जगह है। तो बिल्कुल, लेकिन और एग्रीकल्चर में आने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। हुँ, मैंने अपने यूथ में देखा है कि शर्म आती है लोगों को बताने में कि मैं किसान हूँ, या मैं एग्रीकल्चर फैमिली से बिलॉन्ग कर रहा हूँ, या मेरे पिताजी किसान हैं। अरे कैसी शर्म है भाई? किस चीज़ की शर्म है? जो पैदा कर रहे हैं वो खा रहे हैं, और तुम भी उसी चक्कर में खा रहे हो क्योंकि हम पैदा कर रहे हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल, यू शुड बी प्राउड ऑफ दैट कि बिल्कुल, क्योंकि पढ़े अब आईआईटीएंस आ रहे हैं छोड़ के एग्रीकल्चर कर रहे हैं, तो देयर इज़ अ रीज़न फॉर दैट, हुँ, जो आपको प्रॉफ़िट भी देगा और आपको एक इज़्ज़त भी देगा। समाज में आपकी बहुत इज़्ज़त बढ़ेगी। हुँ, 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 नहीं बिल्कुल, आपने बिल्कुल जायज़ बात बोली। यहीं पर मैं एक चीज़ और जोड़ दूँगा यहाँ पे। नॉर्मली हुँ, जैसे आपने कहा, सबको शर्म कि जैसे मुझे हुँ, अगर करना पड़े तो मेरे हाथ हुँ, गंदे होंगे, अब मैं क्या हुँ, बताऊँगा, मैं क्या खेती-बाड़ी करता हूँ? तो ये चीज़ की जो है ना शर्म, ये है, युवा पीढ़ी के अंदर हुँ, है। हुँ, हुँ, लेकिन अगर ऑब्ज़र्व करने वाली बात ये है, तो जैसे मैंने पहले भी कई बार अपने उसमें डिस्कशंस में कहा है नॉर्मली, कि हुँ, एक ये हुँ, ऐसा प्रोफ़ेशन है, हुँ। जिसके बिना दुनिया नहीं चल सकती। नहीं चल सकती, नो, ट्रू। लॉकडाउन में सारी दुनिया बंद थी, सारे हुँ, कारोबार बंद थे, लेकिन हुँ, फूड इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री वर्क कर रही थी, जी, क्योंकि इसके बिना हम ज़िंदा नहीं रह सकते। बिल्कुल। तो अगर कोई लोग जो भी लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, बिज़नेस करना चाहते हैं या स्टार्टअप करना चाहते हैं, ज़रूर सोचिए कि ऐसा क्या वो काम है जो लॉन्ग लास्टिंग रहेगा।
अब लॉन्ग लास्टिंग से अगर मैं बात करूँ, जैसे आप तो विभू कन्वेंशनल खेती में ही है नॉर्मली, मैं हर्बल इंडस्ट्रीज़ के अंदर हूँ, हर्बल हुँ, खेती के अंदर हूँ। हुँ, तो कहीं न कहीं हर्बल की डिमांड एकाएक बढ़ी है पिछले साल बढ़िया, से, बिल्कुल। और लोगों का रुझान भी बढ़ा है। हुँ, क्योंकि कहीं पर भी जब एलोपैथी काम नहीं कर रहा था, लोगों ने अपने आप को बिना एलोपैथी के केवल काढ़ा पी कर अपने आप को बचाया है, और बिना दवाइयों के या बिना किसी भी चीज़ों के, मतलब ट्रू, ट्रू। ठीक है। तो कहीं न कहीं हमारी जो पद्धति थी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, या हमारे जो देश को कहा जाता है कि फार्मिंग वो बेस्ड हमारी कंट्री है, तो कहीं न कहीं हमने उचित वर्ग को, या तो हम यहीं से ही चूज़ देख सकते हैं कि हम लोगों की जो फार्मिंग इंडस्ट्री है वो आज की नहीं है, बहुत पुरानी है। और बहुत हमारे पुरानी है। जो पूर्वज थे वो बहुत ज़्यादा विकसित थे, तो उन्होंने केवल फार्मिंग को ही ज़्यादा तवज्जो दी, उन्होंने इंडस्ट्रियलाइज़ेशन को नहीं दिया। क्या इंडस्ट्रीज़ उस टाइम नहीं बन सकती थी? जब वो इतने बड़े-बड़े मंदिर और बड़े-बड़े मॉन्यूमेंट्स बना सकते हैं, जिसको आज तक हमारे साइंटिस्ट नहीं बता पाए हैं कि ये हमने इंसानों ने बनाया है या फिर एलियंस ने बनाया है। यानी इंडस्ट्रियलाइज़ेशन ज़रूर था उस टाइम पे भी। लेकिन उन्होंने केवल खेती को ही आगे बढ़ने पर, या उसी में ही आगे वो गए। तो आज भी मैं यही कहता हूँ कि एग्रीकल्चर इंडस्ट्री इज़ अ वास्ट इंडस्ट्री, यू कैन गो फॉर फर्दर। आप इसमें घुसकर, इसमें जानकर, थोड़ा पढ़ें, थोड़ा रिसर्च करें और इसमें आगे बढ़ें। अच्छा, अर्निंग कैपेसिटी की अगर मैं बात करूँ नॉर्मली, ठीक है? तो अर्निंग कैपेसिटी क्या है एक शुरुआती दौर में? और 1 एकड़ से ही अगर मैं बात करूँ, 1 एकड़ का मतलब आपके लोकेशन पे वो शायद ढाई बीघा होता है आई गेस, यूपी में। 2.5 बीघा। हुँ, ठीक है? तो ढाई बीघा हुँ, ज़मीन में एक अगर कोई ऑप्ट करना चाहता है फॉर टेस्टिंग पर्पज़ कि मैं 1 एकड़ से ही स्टार्ट करता हूँ अपनी खेती, तो उसकी इनपुट क्या आ सकती है और आउटपुट क्या आ सकता है? क्या अर्निंग कैपेसिटी हो सकती है? और वो टेन्योर 6 महीने में होता है, या क्वार्टरली बेसिस पे होता है, या सीज़नल, किस तरीके से? सर सीज़नल होता है, उसमें जैसे कि शुगर केन का जैसे मेरे साइड होता है, तो हुँ, शुगर केन में क्या होता है कि जैसे आपने शुगर केन बोया, तो पहली जो फसल आपकी शुगर केन की गई, उसमें तो आपका लेबर का कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा लगता है। हुँ, तो आपका इनपुट लगा और इसके बाद से 40-40 हज़ार, 50 हज़ार जिसमें भी नियर अबाउट अमाउंट आपने उस गन्ने को बेचा। लेकिन इस जो सेकंड फसल होती है शुगर केन की, वो पेड़ी एक्चुअली जिसको गाँव में कहते हैं पेड़ी। तो हुँ, वो गन्ना जब जड़ से तो कटता नहीं है, बीज से कटता बीच है, से वो कटता है। पेड़ी वापस जमती है। हुँ, हुँ, तो वो सेकंड फसल भी जाती है, जिसमें कोई इनपुट कॉस्ट नहीं रहता है आपका। वो ओके, जो प्रॉफ़िट आपको दोबारा देती है सेकंड सीज़न में, वो भी आपका रियल प्रॉफ़िट रहता है। क्योंकि पहले में तो इनपुट कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा रहती है, लेकिन सेकंड में नहीं रहती है। तो जैसे कि कैश क्रॉप्स हैं, अगर आप प्रॉफ़िट मोटिव से आ रहे हैं, तो आप ट्राई करिए कि आप कैश क्रॉप से स्टार्ट करिए। यू कैन स्टार्ट विद दिस। इसके से व्हीट अच्छा है, अगर आप नॉर्मल व्हीट बोते हैं, कोई वैसा नहीं है, तो जो नॉर्मल व्हीट अवेलेबल है, जिसमें प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, हुँ, हुँ, तो मुझे लगता है गवर्नमेंट की एमएसपी व्हीट पे बहुत अच्छी चल रही है, हुँ, 1975 रुपीज़ पर क्विंटल। ओके, तो ऐसे छोटे से स्टार्ट कर सकते हैं आप, और कोई रिस्की फसल से मत स्टार्ट करिए। ओके, मतलब कि आप आए और आपने डायरेक्ट वेजिटेबल कल्टीवेशन स्टार्ट कर दिया। हुँ, सपोज़ कि आपने बोला कि मेरे को मिर्ची की खेती करनी है, या मेरे को गोभी की खेती करनी है, क्योंकि जो वेजिटेबल है उसमें बहुत ध्यान देना पड़ेगा आपको। बहुत ज़्यादा निराई, गुड़ाई की इन सब की ज़रूरत पड़ती है, बिल्कुल। जो शायद आप शुरू में स्टार्टिंग में ना सीख पाएँ। हुँ, तो हुँ, फिर हुँ, आपका मोटिवेशन लेवल डाउन हो जाएगा, एंड यू विल से कि मैं इसको बेच रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ वापस में जहाँ था। बिल्कुल। तो वो चीज़ है। यहाँ पे मैं एक और चीज़ मैं जोड़ दूँगा, नॉर्मली आपने कन्वेंशनल खेती के बारे में बताया, कुछ ऐसी खेती है हुँ, कन्वेंशनल खेतीज़ में, जो आपको रेगुलर एक बीज से हम लोग कई सालों तक या कई सीज़न तक हम लोग फसल ले सकते हैं। इन अ बिल्कुल। सेम मैनर हर्बल इंडस्ट्री के अंदर भी कुछ ऐसे फसलें हैं, जो आप हुँ, एक बार लगाते हैं लेकिन 5 साल तक उससे हुँ, रिटर्न आता है आपका। या बिल्कुल, आप बिल्कुल। फ्रूट्स की खेती करते हैं, तो फ्रूट की खेती हुँ, में आपकी लागत एक बार है, और आपको एक बार है। लगातार आपको मिलता रहता है हुँ, कई हुँ। सालों तक, 10, 15, 20 सालों तक मिलता रहता है, एज़ पर द वैरायटी। इसी जैसे मैं तरीके आपको से एक हाँ, मैं एक चीज़ जैसे एग्ज़ाम्पल इसमें दूँगा आपको, कि जैसे कि आप आँवले की खेती स्टार्ट करिए। मैं इलाहाबाद में रहता हूँ, प्रतापगढ़ बहुत बड़ा आँवले का क्षेत्र है। हुँ, बहुत बड़ी आँवले की इंडस्ट्री है। बिल्कुल। कोई दिक्कत नहीं है, खेत है सबके, सबने आँवले के पेड़ लगा रखे हैं, और सर कोविड के बाद तो विटामिन सी की जो ज़रूरत है वो सबको पता है कि क्या है। बिल्कुल, तो अगर आप आँवले की खेती से, तो एक बार का इनपुट कॉस्ट है, मतलब आपने आँवले के 100 पेड़ लगा दिए। अब तो 10 साल की फुर्सत है। बस वो बिल्कुल। उसके बाद आपको मार्केटिंग पे ध्यान देना है। किसी इंडस्ट्री से टाई अप करिए जो आँवले का अचार बनाती हो, मुरब्बा बनाती हो, या
आप खुद प्रोसेस करिए या आप किसी हर्ब इंडस्ट्री से जाइए, जैसे सर की है, कहीं भी है, तो उससे टाई अप करके आप अपने बिज़नेस को बढ़ा सकते हो, प्रॉफ़िट भी बढ़ सकता है आपका। लोगों से हाँ, जैसे रेंट पे लेते हैं ना वहाँ पे, तो बिल्कुल, हाँ, हाँ, ये भी बिल्कुल। प्रोसीजर है ये हुँ, कि शहर में अगर आप रहते हैं और आप खेती में हाथ गंदे नहीं करना चाहते, अगर आपको लगता है वो बिल्कुल। गंदे हो रहे हुँ, हैं, हुँ, हुँ, तो आपको नहीं करना, आपको जो ऑलरेडी फार्म ऑलरेडी बना चुके हैं गाँव वाले, हुँ, आप उनसे हुँ, जाके रेंट पे उठा सकते हैं पर ईयर की बिल कॉस्टिंग पे। बिल्कुल, तो हम बिल्कुल, लोगों ने ऑलरेडी 5,000 का लीज़ लिया हुआ है, जिसमें से हमारी प्रोडक्शन आती है और डायरेक्टली कंपनीज़ तक चली जाती है। तो हम बिल्कुल, बेस बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप खेती नहीं जानते और खेती नहीं करना चाहते, तो आप फार्मर और कंपनी के बीच का पिलर बन सकते हैं या ब्रिज बन बिल्कुल, सकते हैं, जो बिल्कुल, उनको बिल्कुल, मार्केट प्रोवाइड कर सके। तो भी आप अपना बिल्कुल। एक बिज़नेस सेटअप लगा सकते हैं। ये आंसर्स आपने किए, बहुत ही क्लैरिटी थी उनके अंदर। मुझे लगता है कहीं जी, न कहीं लोग इससे ज़रूर सीखेंगे, चाहे उन लोगों की एज बिल्कुल, 18 साल हो, चाहे वो 50 साल हो। अगर अभी बिल्कुल तक सर, उन्होंने केवल जॉब की है, तो वो कुछ ना कुछ ऑप्शन लेकर चलेंगे अलग से कि जॉब बिल्कुल, के अलावा बिज़नेस सेटअप करना क्यों ज़रूरी हुँ, है। हर बिल्कुल सर। बार रिसेशन नहीं आएगा, हर बार डिज़ास्टर इस तरीके का नहीं आएगा, बट आपको नहीं मालूम कि अगला पल आपके परिवार में क्या होगा। So my mantra is कि trust the process in whichever industry you are, whether you're preparing, whether you're in job. जैसे लोग जॉब में जाते हैं, 1 साल जॉब करते हैं, फिर उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन होने लगती है, इरिटेशन होने लगती है, मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा है, नहीं। आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा जिस प्रोसेस में आप हो, क्योंकि वो रास्ता आपने चुना है। तो बिल्कुल, मुझे लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि मैं वही करता हूँ जो मैंने अपने रास्ते चुने। अगर मैंने सिविल की प्रिपरेशन चुनी है, तो ये मेरा अपना रास्ता है, इसमें फेलियर्स भी हैं, सक्सेस भी है। ट्रस्ट द प्रोसेस, स्टे हैप्पी, स्ट्रेस नहीं लेना है कभी, क्योंकि लाइफ इज मोर इम्पॉर्टेंट देन एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। स्ट्रेस से आपकी बॉडी, आपका अपना हार्म होगा, आपका अपना मेंटल टेंशन बढ़ेगा, डिप्रेशन बहुत कॉमन बीमारियां आजकल हो रही है, तो इन सब चीज़ों से बचना है। और मुझे लगता है कि आप अपने खाली समय में कुछ ना कुछ करते रहिए। आप रीडिंग कर रहे हैं तो रीडिंग करिए, आप एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हैं तो एग्रीकल्चर में करिए। ये आपको सेटिस्फेक्शन भी देगा और आपको अकेलेपन से, लोनलीनेस से, इन सब चीज़ों से बचाएगा। मेरा तो यही मंत्र है, स्टे हैप्पी एंड ट्रस्ट द प्रोसेस, दैट्स वेरी इट। गुड, वेरी गुड। नाइस स्पीकिंग टू यू विभू पांडे, थैंक यू सर, पांडे जी थैंक यू आपसे। सो मच। और मैं यही चाहता हूँ कि आप जल्दी से जल्दी सिविल सर्विस में, मैं वर्दी में देखना चाहता हूँ आपको। पता नहीं वो वर्दी के बिल्कुल, लिए आप कर रहे हैं तैयारी या फिर विदाउट वर्दी, बट एनीवेज शुभकामनाएँ आपको आपकी पढ़ाई के ऊपर। थैंक यू सर, और थैंक यू अच्छा सो लगा मच। आपसे बात करके और काफ़ी कुछ सर, क्लियर हुआ है एज अ युवा। अब वो युवा नहीं रहा जिसको कुछ नहीं मालूम होता था, केवल गेम्स खेलता था, बट आज का जी, युवा जी, एग्रीकल्चर भी कर रहा है, अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में काम भी कर रहा है और अपने बलबूते पे कुछ करना भी चाहता है। ये आपको बिल्कुल। देखकर हमें सीखने को बहुत कुछ मिल सकता है। आपने देखा कि आज हमने विभू जी से बात की और बहुत कुछ हमने नई नई जानकारियाँ ली उनसे कि हमें किस तरीके से अपने लाइफ को एम देना है, किस तरीके से अपनी लाइन लाइन को डिज़ाइन करना है, ताकि हम अपने कोई भी काम कर रहे हैं उनको डिस्टर्ब किए बगैर हम अपने बिज़नेस लाइन को भी ऑप्ट कर सकें और उसमें आगे बढ़ सकें, अर्निंग कर सकें। और कभी भी कैसे भी मोमेंट आते हैं तो हम हंसते हुए उन मोमेंट को फेस कर सकें। हम इस तरीके की वीडियोस और एग्जांपल्स और लाते रहेंगे ताकि आप हर वीडियो से कुछ ना कुछ नया सीखें, अपनी लाइफ में एक एम लेकर चलें। स्टार्टअप करके लोगों को रोज़गार देना है, ना कि रोज़गार के लिए हमें फ़ाइट करनी है या लड़ना है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ये सीरीज़ भी आप पसंद करेंगे। दूसरों तक भी हमारी इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो इससे काफ़ी कुछ सीखें और प्रेरणा लें विभू जैसे एग्जाम्पल से, ताकि वो अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर सकें या लाइफ में आगे बढ़ सकें और अपने स्टार्टअप या बिज़नेस का जो ड्रीम है उसको पूरा कर सकें। लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को ताकि हम और भी एग्जाम्पल्स आप तक लेकर आ सकें।